भी कोई इन्वेस्टर अगर बना हुआ है आईटी सेक्टर में, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि रिटेल इन्वेस्टर जिनको कुछ समझ में नहीं आता है, मान चलता है इस कंपनी को तो हमने बहुत सुना जी, बहुत बड़ी कंपनी है, चलो जी पैसा लगा देते हैं, मतलब एक आम दिमाग से चलते हैं। तो जो लोग कुछ ऐसी बड़ी कंपनियों में, ट्रेडिशनल दिग्गज कंपनियों बने हुए हैं, आज भी बने हुए हैं, तो वो अब रहें कि नहीं, अभी भी निकलने का उनके पास मौका है। और दूसरा कि जो मिडिल साइज, स्मॉल साइज जो कंपनियां, वहां पर अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है? नहीं, मैं थोड़ा अलग राय कहूँगा इधर भी। देखिए, स्मॉल और मिड कैप कंपनीज में ज़रूर स्फूर्ति और एक क्विक रिएक्शन टाइम और ये सब करने की क्षमता है, मगर वैल्यूएशन में अभी भी वो बहुत महँगे हैं कंपेयर टू लार्ज कैप। आप देखें, अभी भी डिफरेंस बिटवीन मिड कैप आईटी और लार्ज कैप आईटी में ऑलमोस्ट 2x का है। तो ये वैल्यूएशंस मेरे लिए मिड और स्मॉल कैप में जस्टिफाइड नहीं है। कंपनी स्पेसिफिक होना होगा। ये अभी समझ रहे हैं कि सभी मिड और स्मॉल कैप कंपनी एआई को अडॉप्ट करके आगे बढ़ेंगे और इसलिए उधर उतना करेक्शन नहीं हुआ जितना बड़े दिग्गज में हुआ है। तो ये भी गलत चीज है कि पूरी मिड और स्मॉल कैप इसको संभालेगी, नहीं। कंपनी स्पेसिफिक होगा, यू टू बी वेरी। तो स्मार्ट इन्वेस्टर होना चाहिए रिटेल को। और स्मार्ट किस तरीके से? एक, जैसे मैंने कहा, जिसकी बैड न्यूज आती है इन टर्म्स ऑफ ले ऑफ्स। कोई कंपनी कहती है मैं इतना ले ऑफ कर रहा हूं, वो बैड न्यूज होगा जनरली परसीव्ड, पर वहां जाके खरीदारी करें। नंबर वन। नंबर टू, हर स्मार्ट इन्वेस्टर के पास आपको एक एलोकेशन होना चाहिए वैल्यू और ग्रोथ। खाली ग्रोथ को लेकर झंडा पकड़ के ऊपर जाऊंगा नहीं लेना चाहिए। हर इन्वेस्टर को अपनी रिस्क कैपिटल के हिसाब से एक वैल्यू और ग्रोथ की कॉम्पोजिशन होना चाहिए, और आईटी को उनको ग्रोथ से वैल्यू में शिफ्ट करना चाहिए। वो है दूसरी बात। और तीसरी बात मैं कहता हूं कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर को एक लॉन्ग टर्म बाय एंड होल्ड स्टॉक्स होनी चाहिए या म्यूचुअल फंड होनी चाहिए, एक शॉर्ट टर्म टैक्टिकल होनी चाहिए। उस टैक्टिकल में आईटी का प्ले अभी भी बनता है, बिकॉज समटाइम्स ओवर रिएक्ट करता है। क्योंकि ओवरऑल देखिए, एज एन इंडियन इन्वेस्टर, आपको एक टेल विंड जो आईटी में है, जो बाकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड में भी है, वो है रुपये का डिप्रिसिएशन। अब रुपये 94 पार कर चुकी है। मैं 1 ईयर फॉरवर्ड प्रीमियम देख रहा था तो 9750 का दिख रहा है रुपये का एंड ऑफ द ईयर। तो डेफिनेटली रुपये अर्निंग्स में वो एक कुशन। तो 3 to 4% ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी के कारण उनकी रुपी ईपीएस में बढ़त दिखेगी। वो एक सपोर्ट सिस्टम है। कांस्टेंट करेंसी में ही प्रेशर आ जाएगा। तो उस हिसाब से टैक्टिकली जब भी रुपी वीक होते हुए दिखता है, थोड़ी आईटी का सपोर्ट आएगा। अभी पिछले 2 दिन में नहीं आया, बिकॉज रिजल्ट्स पे इतनी नाराज कर दी तो फार्मा सेक्टर ने इसका पॉजिटिविटी उठा लिया, बट आईटी ने नहीं उठाया। ये डिप्रिसिएशन की स्टोरी। मगर जब सिचुएशन स्टेबलाइज होती है, ये अर्निंग्स को भूल जाते हैं लोग, तो वापस जब भी रुपी के एक डिप्रिशिएटिंग टेन्योर, तो एक टैक्टिकल प्ले के तौर पर, और डेफिनेटली उतना अर्निंग्स तो आएगा उनके रुपी बेसिस पे। तो स्मार्ट इन्वेस्टर हैज टू हैव ऑल ऑफ दीज फीचर्स: ग्रोथ प्लस वैल्यू, स्मार्ट स्टॉक पिकिंग, बाइंग व्हेन द न्यूज़ इज बैड, और तीसरा एक टैक्टिकल एलिमेंट भी रखना चाहिए जिसमें आईटी का एक प्ले हो सकता है स्पेसिफिकली। लक्ष्मण जी, एक चीज मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगा। ये जैसे सुनील जी ने कहा ना कि जो रूपी डिप्रेशन है, यही थोड़ा सा मेरे लिए चिंता का विषय है कि रूपी डिप्रेशन होने के बावजूद अगर आप देखें तो इंडेक्स अपने एकदम पूरे 4 साल के लोएस्ट, 5 साल के लोएस्ट लेवल पर चल रहा है। और दूसरी चीज ये है कि साथ में अब देखिए, ये निफ्टी के वेटेज में ये है, क्योंकि जितने भी इंडेक्स फंड हैं वो अभी रिडीम होना शुरू नहीं हुए, वो उनको अभी भी खरीदारी उनकी चलती रहती है। अगर आप इंडेक्स फंड में लगाएंगे तो आईटी के शेयर भी उसमें खरीदे जाएंगे। उसके बाद ये कंडीशन है। अब समझिए कि अगर इसका मतलब जो पेन है ना, वो जितना दिख रहा है उससे ज्यादा गहरा है। जो रियल पेन है वो जो जितना चार्ट पे दिख रहा है उससे ज्यादा गहरा है। इसके बावजूद कि रुपए डिप्रेशन है, फिर भी अगर आप देखें तो आईटी इंडेक्स में मुझे कहीं से कहीं कोई खरीदारी के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। चार्ट पर वो लगातार गिरता जा रहा है। 1 महीने में जितना आईटी ने रिकवर किया था, 3 सेशन में पूरा का पूरा चला गया, वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। वो क्या सिर्फ रिजल्ट की वजह से? जी एकदम। ये जो रिजल्ट आए हैं उसकी वजह से अगर देखें तो एचसीएल टेक तो मतलब 15% 3 सेशन में गिर गया, और जबरदस्त मतलब 5 से 10% की एवरेज गिरावट इस तरीके से आ रही है। तो ये जो पेन है ना, वो जितना दिख रहा है उससे ज्यादा गहरा मुझे समझ में आ रहा है। क्योंकि वही बात है कि आईटी डिप्रेशन, रुपये डिप्रेशन के बाद भी इसको कहीं से इसको संभल नहीं रहा है। और साथ में जो जबकि इंडेक्स फंड का भी सपोर्ट इसको मिल रहा है, एसआईपी के फॉर्म में इंडेक्स फंड में लगातार खरीदारी हो रही है, फिर भी ये गिरावट है। तो ये थोड़ा सा मुझे चिंताजनक लग रहा है कि दर्द जो है, जो पेन है, वो जितना समझ में आ रहा है उससे ज्यादा है। कहीं आइसबर्ग जो है जितना टिप दिख रहा है, नीचे कुछ और बड़ी चीज हो सकती है। अनुराग सिंह जी, ऐसा कुछ आप फील कर पा रहे हैं क्या? नहीं, देखिए लक्ष्मण जी, देखिए ये हम ऐसे डरते रहेंगे हर समय तो फिर तो कोई, मेरे ख्याल से ये कंपनीज
हम एफएमसीजी कंपनीज हैं, यूनिलीवर, नेस्ले, इन सबको 100 के मल्टीपल भी दे देते हैं। बट क्यों देते हैं? क्योंकि डिपेंडेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स है। ये कंपनीज कोई खत्म नहीं होने जा रही हैं, इतना मैं श्योर कर सकता हूँ इन्वेस्टर्स को। ये रीजनेबल कंपनीज हैं, सॉलिड कंपनीज हैं। तो अब वही जिसको बोलते हैं बैड न्यूज और बैड प्राइसेस, गुड प्राइसेस सब तो साथ में नहीं आते। तो बैड न्यूज है तो गुड प्राइस है। अब आपको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी इसमें देखिए, इंडिया के लिए मेजर सेक्टर है, आप इसको इग्नोर कर देंगे, अब लोग बातें करने लगे कि इसको इंडेक्स से निकाल दीजिए, तो इंडेक्स में क्या भरें, फिर तो और महंगे महंगे आप खरीदते रहेंगे, जो बाकी आपने मिड कैप को महंगा किया वो तो आई थिंक एट सम पॉइंट मैं इतना फियरफुल नहीं हूं इन कंपनीज के बारे में। ये गाइडेंस खराब आ गई इस समय, पिछले पिछले क्वार्टर तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनीज हेजिटेट कर रही थी। बट बिग पिक्चर हमने आई थिंक ऑडियंस को समझा दी है कि बिग पिक्चर ये है, डोंट एक्सपेक्ट कि ये क्विकली 4000 के प्राइस पे जाएगा टीसीएस एंड ऑल दिस, ये सब उतना जल्दबाजी में नहीं होगा। और एफआईआईज ग्रेजुअली इसमें बेचेंगे, लेकिन बने भी रहेंगे बिकॉज डिविडेंड इनकम सॉलिड है। डोंट एक्सपेक्ट दीज कंपनीज विल बिकम एआई कंपनीज टुमारो, ये वो सब करने की जरूरत नहीं। ये जो अपना काम कर रही है वो सॉलिड काम करेंगी। दीज आर फेयर कंपनीज। नाउ अब देखिए प्राइस, लक्ष्मण जी हम तो काफी सालों से डिस्कस कर रहे हैं, और 2 साल से, अब मैं ये कहना नहीं चाहता हूं कि मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन मैंने तो पहले ही कहा था। देखिए अब ठीक आ गया प्राइस, अब वो 40 के 50 के मल्टीपल खराब थे इनके लिए, यू नो पर वो, अब मैं कह रहा था देखिए यहाँ मेटा मेटा आपको 22 के मल्टीपल पे मिलता है, 25 के मल्टीपल पे माइक्रोसॉफ्ट मिल जाता है, हम टीसीएस को 40 पे लगाए हुए हैं। अब टीसीएस 18 पे आ गया है, 16 पे ट्रेलिंग पे, 16-17 पे इन्फोसिस आ गया है। अब भी डरेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है, अब ठीक है। बट खतरा वहां है, अब देखिए मार्केट का खतरा पर्सपेक्टिव की बात है, ये जो स्मॉल कंपनीज है वहां खतरा है। मैंने ट्वीट किया आज, रीट्वीट किया, ये दिसंबर का बात है, कंपनी कॉल्ड कोफोर्ज, कुल मिला के 1 बिलियन का सारा रेवेन्यू नहीं है उसका। 1 बिलियन की कंपनी का, एक तो 4-5 बिलियन का उसको हमने वैल्यू कर रखा था, उससे ज्यादा आई थिंक 5 या 6 बिलियन वैल्यू कर रखा था। उस कंपनी ने 500 बिलियन का क्यूआईपी रेज कर दिया उस प्राइस पे, और एक 1.8 बिलियन के स्टॉक्स इशू करके एक नई कंपनी को एक्वायर कर लिया अपनी साइज की। ये क्या खेल चल रहा है? तो यही खेलों से बचना होता है। ये मिड और स्मॉल सब रिलायबल नहीं है प्लेयर्स, इनसे बचना चाहिए, वहां पर लोग गंवा देंगे इन द नेम ऑफ कि देखिए ग्रोथ आ रही है। ये बहुत छोटी कंपनीज है, वी शुड नॉट रिलाई। आई हैव अ डिफरेंट व्यू, बट ठीक है, मार्केट के बहुत लोग कहते हैं कि मिड एंड स्मॉल में अब जाइए, वो खेल का तो क्या नतीजा होता है आप अब लोग खुद देखते ही हैं उसमें। दैट्स वेयर आई स्टैंड, लक्ष्मण जी। सुनील जी कुछ बोलना चाह रहे थे। हाँ, नहीं, मैं एक दो चीज़, एक तो अनुराग जी से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, जो कह रहे हैं मिड एंड स्मॉल की, वही बात मैंने भी कही। मगर अनिल जी से मेरा एक छोटा चीज़ है कि ये ऑलरेडी हो चुका रुपी डिप्रिसिएशन का इम्पैक्ट नहीं था, उसको नहीं देखना है, क्योंकि मार्केट फ्यूचर की बात करती है। फ्यूचर में अगर डिप्रिसिएशन होगा तो आईटी के लिए खास अर्निंग्स ग्रोथ, रुपी अर्निंग्स ग्रोथ की सपोर्ट मिलेगी। और मेरा मानना है कि एफआईआईज के लिए, ठीक है, आज एफआईआईज का माहौल इंडिया के बारे में तेल की दाम बढ़ने के कारण नेगेटिव है। मगर अगर वो 1 साल के निवेश में इंडिया में सोचे और उनको इंडियन रुपी का वीकनिंग का स्टोरी का अगेंस्ट हेज चाहिए, तो वो आईटी प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है इंडियन आईटी का। जैसे अनुराग जी कह रहे थे, अनुराग जी भी एक एफआईआई है, तो उनकी तरफ से देखिए एक वैल्यू सपोर्ट जोन में आईटी है, लार्ज कैप आईटी। सेकंड चीज क्या है कि देखिए, एक उनको जो भी इमर्जिंग मार्केट में उनको एक डाउट होता है हर कंपनी के नंबर्स के ऊपर, क्या ये कुछ गोलमाल कर रही है, नहीं कर रही है। वो एक, मैं गोरे लोग नहीं कहना चाह रहा हूं, मगर बाहर वाले लोग के लिए एक होता है कि क्वालिटी ऑफ डेटा, वेरासिटी, उसको चेक करना है क्या है, ऑडिटिंग से या नहीं है। मगर आईटी कंपनीज के बारे में उनके बायर्स जो होते हैं वो सब उनके कस्टमर होते हैं, एक वैलिडेशन उनको मिल जाता है, इसलिए उनकी कंफर्ट। अभी नेस्ले और यूनिलीवर की बात उठाई, क्यों? क्योंकि नेदरलैंड्स में उनको पता है कि पेरेंट कंपनी कैसी डील कर रही है, एक कंफर्ट उनको मिलता है उनमें इन्वेस्ट करने में। वैसे ही आईटी के बारे में, क्योंकि बायर्स, उनके पास कोई लफड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर एक कंपनी उधर खरीद रही है, वो कॉन्ट्रा उधर चेक करते हैं, तो एक कंफर्ट जोन होता है। तो मेरा मानना है कि फ्यूचर रुपी डिप्रिसिएशन को हाथ में रखते हुए और ये कंफर्ट जोन रखते हुए एक वैल्यू बाइंग एफआईएस की तरफ से, जब एफआईएस का रुख इंडिया की ओर बदलता है, अब ऑयल के कारण एक नेगेटिव व्यू है, इसलिए इमीडिएट फ्यूचर की नहीं बात कर रहा हूं, पर जब ये वॉर खत्म होता है, स्टेबिलिटी होती है, तब डेफिनेटली आईटी एक पैसिव फंड्स और एक्टिव फंड्स इंटरनेशनल के लिए एक अच्छा
एक पिक होगा और नेचुरली वो जितना ग्रोथ कैपिटल के लिए था उतना नहीं होगा, मगर जैसे वहां पे पेंशन फंड होते हैं जिसको रेगुलर इनकम चाहते होता है, वो पूल ऑफ कैपिटल आईटी की ओर आ सकता है। तो इसलिए मैं उतना नाराज नहीं हूं कि अरे रुपी डिप्रिसिएशन का बात कुछ दिखा नहीं, फ्यूचर में रुपी डिप्रिसिएशन की बात की वो कर रही है ना, तो वहां पे जरूर एक बाइंग सपोर्ट मिलेगा मेरे ख्याल में। तो मेरा अभी भी व्यू है कि लार्ज कैप इज बेटर देन मिड एंड स्मॉल कैप, जैसे अनुराग जी भी कह रहे थे।